Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel Immense Learning. Today we are going to learn another new chapter of grade 12, and this chapter is all about the Jinnah's vision of Pakistan. Unit 2, Jinnah's vision of Pakistan. So the key points of this unit is all about what was the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah towards Pakistan, and what things he had been discussed at that time when he addressed to the Constituent Assembly on 11th August 1947, and how he spoke about religious freedom, rule of law or equality for all. So let's get started and discuss and learn all these things in this lesson. Muhammad Ali Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. On August 11, 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. 11 अगस्त 1947 में Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फेमस स्पीच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, जो कानून साज आइन साज असम्बली थी ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि नई स्टेट पाकिस्तान की एक नई स्टेट जब न्यूली इस्टेब्लिश बनी थी, उसके सामने 11 अगस्त 1947 को Quaid-e-Azam ने अपनी फेमस मशहूर स्पीच जो है डिलीवर्ड की. In his address, उनके इस खिताब में he gave vent to his vision of Pakistan. उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का नज़रिया था, विजन था, उसका इजहार किया. वेंट मीन इजहार करना. He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly. डवेल मीन्स जोर देना. ही डवेल फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस. उन्होंने जो है बुनियादी जो अमल फंक्शंस थे उन पे जोर दिया. इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्जिन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब नई बनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली असम्बली की जिम्मेदारियों पे जोर दिया. वार्न अगेंस्ट सर्टन ईवल्स दैट माइट बिफॉल द न्यू कंट्री एंड स्पोक इन डिफेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया. और सर्टन ईवल, बहुत सी बुराइयों और बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने आगाह किया. दैट माइट बी फॉल द न्यू कंट्री, जो कि एक नए बने हुए मुल्क को, एक न्यू कंट्री को लाक हो सकती थी. बिफॉल कुछ मुश्किलात पेश आ सकती थी. उन सर्टन ईवल से उन्होंने दूर रहने के लिए उनको हमें वार्न किया. एंड स्पोक इन डिफेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जो है वो जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई थी उसके जो है डिफेंस में, उसके हक में अपनी स्पीच में बोले. सो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इस पूरी समरी, उनके पूरी स्पीच का जो है समरी है कि उन्होंने इस स्पीच में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए. एंड हिज स्पीच इज एज फॉलोज. माय प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. आई कॉर्डली थैंक यू, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ. विद अटमोस्ट सिंसेरिटी, और विद शदीद इखलास के साथ. फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, जो कि इज़्ज़त आप लोगों ने मुझे दी. द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर. द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर, जो ये जो एजाज़ है उनमें से मुमकिन जो सबसे बड़ा एजाज़ है जो आप लोगों ने मुझे दिया है. बाय इलेक्टिंग मी एज़ योर फर्स्ट प्रेसिडेंट, कि आप लोगों ने मुझे अपना फर्स्ट पहला सदर जो है इलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया. मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हौसला अफजाई में मेरी खिदमात की को सराहा है. एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी, और उन्होंने अपने जो मेरे साथ जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनका इजहार किया है. ये यहाँ पे जैसे जलसे होते हैं उनमें जो चीफ़ गेस्ट आते हैं, उससे पहले चीफ़ गेस्ट से पहले जो उनके जो लोग होते हैं, उस पार्टी के जितने लोग होते हैं, वो स्पीचेस करते हैं, लोगों को मुखातिब करते हैं, अपने लीडर के बारे में बताते हैं. तो यहाँ पे सारी उस सिनेरियो की बात हो रही है, और Quaid-e-Azam कुछ उन लीडर्स को जो है उनका शुक्र अदा कर रहे हैं. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world.
आई सिंसियरली होप, मैं दिल से ये उम्मीद करता हूँ, दैट विद योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के साथ, एंड योर कोऑपरेशन, आपके ताउन के साथ, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, हम इस आइन साज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म, इस आइन साज असम्बली ने के दो मेन अमल थे, फंक्शंस थे कि जो उसने परफॉर्म करने थे। द फर्स्ट इज़ वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान। अब इस आइन साज असम्बली के दो फंक्शंस हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं पाकिस्तान की खिदमात में। द फर्स्ट इज़ वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, जो पहला है वो बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी वाला और मुश्किल काम है, टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान, कि इसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है। एंड द सेकेंड ऑफ फंक्शनिंग as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. ओके, द सेकेंड फंक्शन इसका क्या है कि उसने इस असम्बली ने ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पे पाकिस्तान के लिए काम करना है। सॉवरेन बॉडी मतलब ख़ुद मुख्तार इदारा है, एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेचर मीन आइन साज जमात, के फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान एक आइन साज जमात है पाकिस्तान की। जो आइन साज जमात होती है उसका क्या काम होता है कि उसके पास ये अथॉरिटी, ये पावर होती है कि वो कानून को अमेंड भी कर सकती है और अपनी स्टेट के लिए चेंज भी कर सकती है। सो इस तरह से उसने, इसके दो फंक्शन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के। एक फंक्शन था कि वो ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक जिम्मेदारी का काम था। एंड द सेकेंड वन क्या था कि इसने एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पे काम करना है और मुल्क के कानून और आइन बनाने हैं। वी हैव टू डू द बेस्ट, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है। वी कैन इन अडोप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजनल मीन्स अबूरी तौर पर, अबूरी कानून बनाया जाए। अबूरी कानून वो है कि कोई भी कानून जो है लागू करने से पहले उसको अबूरी तौर पर एज अ टेस्ट लागू किया जाता है कि ये क्या, ये जो है कानून, ये जो आइन है ये आवाम के लिए ठीक है। उसको फाइनलाइज करने से पहले जो है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है उसके लिए। पहले हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना है कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अबूरी तौर पे आइन है वो बनाया जाए, क्योंकि कोई भी कानून है, कोई भी आइन साज असम्बली है तो उसके लिए ये आसान काम नहीं है कि कोई भी कानून बना के ऐसे ही लागू कर दिया जाए या फाइनलाइज कर दिया जाए। तो इसमें कायदे आज़म का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि पहले हम यह प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन मीन अबूरी आइन ही बनाते हैं, अपने इस अदारे का बनाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हम वो जो कानून है जो हमने अबूरी तौर पे जो अपनाया है एक आइन, उसको फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि तब पाकिस्तान जो है न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था और वो उनके पहले जो असम्बली थी और उनको उससे ख़िताब था, उन्होंने उसमें अपना विजन जो जाहिर कर रहे थे, तो उसमें ये चीज़ें उन ख़िताब में बयान कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हम लोग अपने जो है कानून और किस तरह से कानून और आइन को अपने मुल्क में लागू कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, अपनाई थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी जो है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में अबूरी तौर पे आइन जो है लागू कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हमें पता चलेगा कि ये आवाम के लिए चीज़ ठीक है या नहीं, तो फिर उसको फाइनलाइज किया जाएगा। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. You know really that not only we ourselves are wondering, आप जानते हैं क्या सच में, that not only we ourselves, कि सिर्फ हम ही नहीं जो है हैरान हो रहे इससे। I think, मेरा ख्याल है, the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution, बल्कि पूरी दुनिया जो है हैरान है इस
अनप्रेसिडेंट बेमिसाल साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, एक साइक्लोनिक जो है तूफ़ानी रेवोल्यूशन, तूफ़ानी जो बदलाव जब चेंज था उस टाइम पे, जो साइक्लोनिक जो है एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। ऐसा तूफ़ान जिसने सब कुछ बदल दिया, विच हैज़ ब्रॉट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट सॉवरेन डोमिनियंस इन दिस सब कंटिनेंट, कि जिसने क्या एक ऐसा तूफ़ान ऐसी बदलाव उसमें लाया कि ऐसा प्लान लाया कि क्रिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट, दो रियासतें बनाने का, मीन खुद मुख्तार रियासतें एक ही सब कंटिनेंट में बनाने का ये जो प्लान था, आइडिया था, इससे ना तो सिर्फ हम हैरान हैं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। मीन्स उस टाइम पे जो बर ज़गीर है, बर ज़गीर में दो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार जो है रियासतें बनी थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि ना तो सिर्फ हम हैरान हैं बल्कि पूरी दुनिया इस पे हैरान है। एज इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंट, देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एज इट इज़, जैसा कि इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंट, ये गैर मामूली था। देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। पैरेलल मिसाल, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अनप्रेसिडेंट, गैर मामूली, पैरेलल मिसाल, ऐसी कोई मिसाल इस दुनिया की तारीख़ में नहीं है। दिस माइटी सब कंटिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विद विच इज़ टाइटैनिक। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown and unparalleled। यहाँ पे अब देखें, इस चीज़ को मैंने रिपीट क्यों किया है। This mighty सब कंटिनेंट, ये जो बर ज़गीर है, बहुत बड़ा बर ज़गीर है, विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, जो हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, ये जो बर ज़गीर है एक प्लान के तहत बना है, विच इज़ टाइटैनिक, जो कि बहुत जो था एक बड़ा शदीद और सख्त किस्म का, जो कह सकते हैं ना आप, टाइटैनिक मीन्स ताकतवर, अननोन, अनपैरेलल्ड, जिसको कोई नहीं जानता, और ये बेमिसाल एक प्लान के तहत बर ज़गीर में बना है, जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character। And what is very important with regards to it, इस हवाले से जो सबसे अहम बात है is that वो ये है कि we have achieved it peacefully, हमने इसको हासिल किया है बहुत ही पुरअमन तरीके से, and by means of an evolution, और इर्तिकाई तरीके से, of the greatest possible character, मीन्स बहुत ही खूबसूरती से, जिस बहुत ही पॉजिटिव करेक्टर, पॉसिबल अंदाज में हमने इसको हासिल किया है। Dealing with our first function in this assembly, dealing with our first function in this assembly। अब यहाँ पे कायदे आज़म जो है अपनी इस तकरीर को, अपनी स्पीच इसको दोबारा इसी के साथ लिंक कर रहे हैं जो उन्होंने दो फंक्शंस बताए थे। I cannot make any well considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असम्बली, अपने इस असम्बली में अपने पहले अमल को डील करते हुए, उसको डिस्कस करते हुए, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट, मैं इस तौर पे इस वक्त कोई भी हतमी ऐलान नहीं कर सकता। बट आई शैल से अ फ्यू थिंग्स एज दे अकर टू मी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहूँगा जो फ़िलहाल मेरे जहन में है, एज दे अकर टू मी, जो मेरे जहन में है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे पहले थिंग, चीज़ दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इन दिस, सबसे पहली बात इस पे मैं ज़ोर देना चाहता हूँ, जिस पर उन्होंने ज़ोर दिया था, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी। अब यहाँ पे कायदे आज़म जो है इस असम्बली के इंसान, असम्बली जो है इनके जो मेंबर, जो लीडर्स थे, उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये याद रखो, यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, मीन्स अब तुम एक खुद मुख्तार लेजिस्लेटिव मीन्स ऐसी आइनसाज असम्बली का हिस्सा हो जो, एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर, जिसमें तुम्हें हर तरह से पावर है, तुम्हारे पास एक अथॉरिटी है,
मीन्स तुम एक आज़ाद, आप लोग एक आज़ाद अदारे का हिस्सा हैं जिनके जो किसी के दबाव में नहीं होते, जो किसी के अंडर में नहीं होते। मीन्स ये ऐसी असम्बली है जो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है जिसने कानून बनाने थे। तो कायद आज़म ये उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये आप लोग एक खुद मुख्तार हो, आप लोग किसी के अंडर नहीं हो। It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. Therefore, लिहाजा अब कायद आज़म कहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है, ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अजीम जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, ये अब इस चीज़ को बताती है कि आप लोग ये फैसले किस तरह से लेते हैं। The first observation that I would like to make is this, जो सबसे पहला मेरा मुशाहिदा है जो मैं ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, you will no doubt agree with me that the first duty of government is to maintain law and order. इस बात में कोई शक नहीं है कि आप लोग मेरे इससे मुत्तफिक होंगे कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, के हुकूमत का सबसे पहला काम जो है, पहली जिम्मेदारी जो है, ड्यूटी जो है, वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना, कायम रखना है। सो दैट जिससे लाइफ, द प्रॉपर्टी एंड द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, जिससे ऐसे लॉ और ऑर्डर हों जिससे उसके जो अवाम है, जो लोग हैं, उनका जो है ज़िंदगी, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स है, मीन उनका जो रिलीजन है, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें और उनके इन सारे हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ऐसा लॉ मेंटेन करे कि वो एक स्टेट में जो है अपने आप को फुली प्रोटेक्टेड महसूस भी करें। ये हुकूमत का सबसे पहला जो है उसकी जॉब, उसका काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The second thing that occurs to me is this, जो कि दूसरी चीज़ है जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रही है, मेरे ख्याल में है, one of the biggest curse from which India is suffering, एक सबसे बड़ी लानत जिससे इंडिया इस वक्त गुजर रहा है। I do not say that other countries are free from it, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे ममालिक भी जो है इससे फ्री हैं, हम इस चीज़ से आज़ाद हैं, but I think our condition is much worse, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो हालत है, इससे भी ज़्यादा बुरी है। इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन, जो कि रिश्वत है, ब्राइबरी रिश्वत है और करप्शन है। दैट रियली इज़ अ पॉइजन, ये तो एक जहर है। अब कायद आज़म ने इसको इतना बुरे अल्फाज में मतलब कहा कि ये तो एक जहर है, ब्राइबरी और करप्शन, मीन रिश्वत लेना और corruption. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. हमें सख्ती से इसे दूर करना है, and I hope that you will take adequate measures, और मुझे उम्मीद है कि आप मुनासिब तरीके से इसको measure means as soon as it is possible for this assembly to do so, मतलब कुछ ऐसे मुनासिब इक़दाम करेंगे इस assembly के लिए कि इस चीज़ से हमें दूर हुआ जा सके, इससे बचा जा सके। किससे? रिश्वत और करप्शन से। The next thing that strikes me is this, जो एक और चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, मतलब जहन में आ रही है, ख्याल आ रहा है। Here again it is a legacy which been passed on to us. अब अगली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये इट इज़ अ लेगेसी मीन्स विरासत, विरसे के तौर पे जो है, विच हैव बीन पास्ड ऑन टू अस, जो विरसे के तौर पे हमारे पे आती है, मीन्स जो हमारे आबा अजदाद से जो चीज़ हमें मिल रही होती है, तो वो क्या है? अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स, बहुत सी और चीज़ों के साथ, गुड एंड बैड, अच्छी और बुरी, हैज़ अराइव्ड ग्रेट ईवल, एंड द ईवल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी।
द ईवल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी। अब यहाँ पे कायद आज़म जो है एक तंजिया, एक आयरनिक वे में बोल रहे हैं कि जैसे कि हमें और बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों के साथ हमें ये भी एक चीज़ विरासत में मिली है। वो क्या है? एज अराइव्ड ग्रेट ईवल, जो कि एक बहुत बड़ी बुराई है। द ईवल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी, जो कि एक नेपोटिज्म और जॉबरी के अमल को उन्होंने जो है बुराई के तौर पे पेश किया है। नेपोटिज्म जो होता है, ये होता है कि ऐसा अमल जो जब आप किसी इक़्तिदार में आ जाएं या आपके पास कोई पावर है तो आप उससे अपने रिश्तेदारों, अपने जो है जानने वालों को उससे फ़ायदा दें और ना कि दूसरे लोगों को कोई फ़ायदा हो। और जॉबरी करप्शन, बदयांती का काम। आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर, मैं इस चीज़ को वाज़ह तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ, साफ तौर पे कहना चाहता हूँ दैट आई शैल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी। मैं कभी भी जॉबरी मतलब बदयांती का काम कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, नेपोटिज्म कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और एनी इन्फ्लुएंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बियर अपॉन मी। और किसी किस्म की मतलब ये जॉबरी, नेपोटिज्म और कोई भी ऐसा दबाव या किसी ने उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ऐसा कुछ कहा कि आप मेरे इस बंदे को भर्ती कराएं या कुछ इस तरह से भी वो बात करें, इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बियर अपॉन मी, कुछ इस तरह की बात भी मेरे पे आती है, मुझे कहा जाता है या वाज़ेह होती है, तो मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वेन एवर, जब कभी, आई विल फाइंड दैट सच अ प्रैक्टिस इज़ इन वॉक और इज़ continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. मुझे कभी भी पता चला, मतलब जब कभी मुझे ऐसा कुछ पता लगा, ये ऐसी कोई प्रैक्टिस जो है हो रही है या कहीं भी लो या हाई, मतलब बड़े दायरे छोटे दायरे, कहीं बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है, मैं कंटिनेंस मीन्स बर्दाश्त, मैं कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब यहाँ पे उनके इस खिताब और इन बातों से पता चल रहा है कि कायद आज़म इन चीज़ों के कितने ख़िलाफ़ थे, जो कि आज कल हमारे आज या आप देखते हैं कि हमारे कंट्री में भी यही सब चल रहा है, हो रहा है। तो उस वक्त कायद आज़म ने इन्हीं चीज़ों से मना किया था और इस बदअनवानी और जितने भी बदयांती के काम में उसके बहुत सख्त खिलाफ थे। आई नो there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लोग होंगे जो कि इससे मुतफिक नहीं होंगे, इससे एग्री नहीं करते होंगे कि विद द डिवीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की डिवीज़न हुई है, एंड द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, और जो पंजाब और बंगाल की जो पार्टीशन हो गई है, इससे वो मुतफिक नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे। मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे। मच हैज़ बीन सेड अगेंस्ट इट, बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुखालफत की है। बट नाउ दैट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, लेकिन अब जब ये कि एक्सेप्ट हो चुका है, ये माना जा चुका है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन, ये हम सब की ड्यूटी है, ऑफ अस टू लॉयली अबाइड ऑनरेबली एक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विच इज़ नाउ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। अब कायद आज़म का ये कहना है, ये कहा इसलिए कहा जा रहा है कि मीन्स जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि ये पार्टीशन, ये तकसीम नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे पंजाब और बंगाल की तकसीम और इंडिया की जो डिवीज़न है ये नहीं होनी चाहिए। तो अब तो जो हो गया और ये हम, लेकिन अब जो है, अब हमारा क्या काम है, अब जो हमारा काम है वो ये है कि ये इस चीज़ को दिली तौर पे एक्सेप्ट किया जाए, माना जाए, और इसके साथ जो है दयानती से इस पे अमल दरामद किया जाए, इस पे अमल किया जाए, और अपने मुल्क की, अपने जो मुल्क के और अपने जो नया पाकिस्तान जो हमारा बना है, इसमें जो हम कानून लागू कर रहे हैं, हम सब उससे बाउंड है कि उन पे अमल करें और इसके साथ ईमानदारी से रहें। मीन्स इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम एक्ट करें, इस एग्रीमेंट के मतलब जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक ही हम रहें। बट यू मस्ट
रिमेंबर, लेकिन आपको ये लाजमी याद रखना है, एज आई हैव सेड, जैसा कि मैंने कहा, दैट दिस माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन जो कि ये जो एक बड़ा बदलाव है, रेवोल्यूशन है, ये इसने जो एक जगह ली है, ये एक बेमिसाल है, ये एक बेमिसाल रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया में। जैसे कि पहले उन्होंने बताया था कि ये जो इनकी जो बरज़कीर की जो है, उसमें दो जो है ख़ुद मुख्तार जो रियासतें बनी हैं, ये एक बेमिसाल किस्म की रेवोल्यूशन है। वन कैन क्वाइट अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू communities wherever one community is in majority and the other is in minority. One can quite understand, कोई भी जो है एक बंदा जो है ये फीलिंग्स, ये एहसास जो होता है, इस चीज़ को समझ सकता है जो दो कौमों मतलब दो कम्युनिटीज़ के दरमियान हो, और वो भी एक कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है और दूसरे जो है मिनॉरिटी में, उन दो के दरमियान जब दो ऐसी कम्युनिटीज़, एक वन इज़ मेजॉरिटी एंड द अदर इज़ मिनॉरिटी, जब ऐसी हो, उनके आपस में जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, तो वो हर एक कोई समझ सकता है कि वो आपस में कैसे रह रहे होते हैं और उनकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल ये है, वेदर इट वॉज पॉसिबल और प्रैक्टिसेबल टू एक्ट अदरवाइज देन व्हाट हैज़ बीन डन। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ अभी हुआ, मीन्स जो अभी इनकी पार्टीशन हो चुकी थी, इसके अलावा कुछ ऐसा मुमकिन था या कुछ ऐसा प्रैक्टिसेबल था कि हम लोग उस चीज़ को वो ऑप्शन हम लोग ले सकते? नहीं, मतलब क्वेश्चन उनका ये था, सवाल ये था कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। A division has to take place, ये जो तकसीम थी इसको होना था, on both sides, दोनों साइड्स पे, in हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। there are sections of people, लोगों की जो है sections बन गए थे, who may not agree with it, जो कि इससे मुतफिक नहीं थे, who may not like it, जो कि इसको पसंद नहीं करते, but in my judgment, लेकिन जो मेरी जजमेंट थी, जो मैंने जज किया, ऑब्जर्व किया, there was no other सोल्यूशन, इसके अलावा वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं था। मीन्स जब इस वो कहते हैं कि इस जो ये जो डिवीजन जो तकसीम है, इसको होना ही था, क्योंकि दोनों साइडों पे, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जब ये डिवीजन होने लगी थी, मीन्स इंडिया की डिवीजन होने लगी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो वो तब लोग जो थे, बहुत से लोग थे, लोगों के सेक्शंस बन गए थे कि वो और इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे, इसको पसंद नहीं कर रहे थे कि ये दो कौमें क्यों। बट फिर वो कहते हैं कि मेरे जो ख्याल था, जो मैंने उस सारे सिनेरियो और वहाँ पे रह के जज किया, तो मेरे पास इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था। एंड आई एम श्योर द फ्यूचर हिस्ट्री विल रिकॉर्ड इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ इट। और मैं जो श्योर हूँ, मीन्स मैं जो हूँ यकीनी तौर पर, यकीनी उनको इतना यकीन था कि जो हमारी जो मुस्तकबिल की तारीख होगी, विल रिकॉर्ड इट्स वर्डिक्ट मीन्स द फैसला, जो ये जो अभी फैसला हुआ है इसके फेवर में ही होगी, मीन्स ये अच्छा फैसला हुआ है, इस पे उनको पूरा यकीन था। एंड व्हाट इट इज़ मोर, और क्या, इट विल बी proved by actual experiences as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. अब कायद आज़म कहते हैं कि इस मतलब अभी जो वो उस चीज़ पे श्योर यकीनी तौर पे वो जो बात कर रहे थे भाई, ये इट विल बी प्रूव्ड बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस। जब लोग आगे बढ़ेंगे, मीन्स जो इन फ्यूचर हमारा जो टाइम आएगा, उसमें जो है लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो जिन हालात से गुजरेंगे, और वो फिर देखेंगे अपने ये वाला जो दौर है, इसको याद करेंगे और जो एक्सपीरियंस करेंगे, एक्चुअल एक्सपीरियंस एज वी गो ऑन, दैट इट वाज द ओनली सोल्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम के। और फिर वो ये तब ये बात समझेंगे कि ये ही एक सोल्यूशन था जो कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम बन गया था, इंडिया के जो मतलब आइन का जो मसला था, उसका यही एक हल था। लेटर ऑन, मीन्स वो कह रहे थे लेटर ऑन लोग जो है रियलाइज़ करेंगे, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करेंगे और आगे जो वक्त आ रहा है वो देखेंगे, तो तब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि यही एक सोल्यूशन था जो कि ठीक था। Any idea of united India could never have worked in my judgment. It would have to led us to terrific disaster. अब कायद आज़म का फरमान है, और वो फिर एक और बात कह रहे हैं कि ये
पाकिस्तान और इंडिया मीन्स इस दोनों कौमों को साथ रखना, यूनाइटेड इंडिया कुड नेवर हैव वर्क, ये मतलब एक अच्छा आइडिया नहीं था कि इन दोनों को साथ रखा जाता और ये दोनों मिल के काम करते, कुड नेवर हैव वर्क, ये कभी काम हो ही नहीं सकता था इनका। एंड इन माई जजमेंट, जो मेरी जजमेंट थी, इट वुड हैव लेड अस टू अ टेरिफिक डिजास्टर, और उनकी जजमेंट से वो ये कहते हैं कि ये जो है हमें एक जो है खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता। मीन्स अगर एक ही इन दोनों कौमें रहती तो उनके लिए एक साथ काम करना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनका जो मज़हब था वो अलग था, हमारा अलग था, हम लोग उनके अंडर नहीं रह सकते थे, वो हमारे अंडर नहीं रह सकते थे। मे बी दैट व्यू इज़ करेक्ट, क्या पता ये जो नज़रिया है ये ठीक हो, मे बी इट इज़ नॉट, क्या पता ये ना ठीक हो, दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये तो फिर देखी जाएगी ना। ऑल द सेम जो भी है इन दिस डिवीजन, ये जो तकसीम हुई है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ मिनॉरिटीज बीइंग इन वन डोमिनेंट और द अदर। अब कायदे आज़म कह रहे हैं कि ये जो भी डिवीजन हुई है, ठीक है, इन दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन है, अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता था ना कि ये कि एक ही मतलब सारे मुसलमान एक साइड पे चले जाएं और सारे हिंदू जो हैं दूसरी साइड पे चले जाएं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक साइड पे कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ हिंदूस थे, और हमारे पाकिस्तान की साइड पे भी कुछ हिंदूस थे और कुछ मुस्लिम्स थे। नाउ दैट वॉज अनअवॉइडेबल। अब वो जो सारा ये मसला था, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कुछ लोगों की तरफ से जो अगेंस्ट थे, अब ये जो सारा सिनेरियो उस टाइम बन गया था वो अनअवॉइडेबल था। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं था उनके पास। नाउ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, अब अगर हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की जो स्टेट है वो खुशहाल बने और प्रॉस्परस बने, we should wholly and solely concentrate on the well-being of people. wholly and solely हर लिहाज से, हमें हर लिहाज से जो है अपने लोगों की भलाई के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए देखना है, उस पर फोकस करना है, एंड स्पेशली ऑफ द मैसेज एंड द पुअर, और जो गरीब लोग हैं और जो हमारी आवाम है उनके लिए। मैसेज मीन्स जो मजदूर तबका लोग हैं और जो गरीब हैं, स्पेशली उनका ख्याल। इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन, अगर आप ताउन से काम करेंगे, फॉरगेटिंग द पास्ट, अपने पास्ट को भूलेंगे, अपने माजी को भूलेंगे, बरिंग द हैचेट, यू आर बाउंड टू सक्सीड। बरिंग द हैचेट मीन्स सुलह करेंगे, यू आर बाउंड टू सक्सीड, और फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इफ़ यू चेंज your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs. अगर आप अपना माजी बदलना चाहते हैं, वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट, जोश और जज्बे के साथ मिल के काम करें, दैट एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर कोई, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी ही बिलोंग्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कम्युनिटी से कहाँ से बिलोंग करता है, नो मैटर व्हाट रिलेशंस ही हैड विद यू इन द पास्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माजी में उसके आपके साथ कैसे ताल्लुकात थे, नो मैटर व्हाट इज़ हिज कलर, उसका रंग क्या है, कास्ट और क्रीड, उसकी ज़ात क्या है, उसकी नस्ल क्या है, इज़ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट अ सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट विद इक्वल राइट्स, वो इस स्टेट का सिटीज़न शहरी है और उसके पूरे उसी तरह हकूक़ हैं, प्रिविलेजेस हैं एंड ऑब्लिगेशंस। देयर विल बी नो एंड टू द प्रोग्रेस यू विल मेक। मीन्स इस स्टेट का जो भी शहरी है, मतलब आज फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, आज कल परसों, मीन्स आने तक, मतलब पाकिस्तान की स्टेट जब तक कायम है क़यामत तक, तो पहले आज कल परसों जो भी इस स्टेट का जो सिटीज़न है, शहरी है, उसके इक्वल राइट्स हैं, उसके प्रिविलेजेस हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस है, उसके लिए इक्वल है। हमने ये नहीं देखना कि वो किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किस नस्ल का है, उसके हमारे पास्ट में उसके साथ क्या रिलेशन थे, तो हम लोग इस तरह से मिल के काम करेंगे तो देयर विल बी नो एंड टू द प्रोग्रेस यू विल मेक। तो इस तरह आपको ऐसी इंतहाई जो है किस्म की जो कामयाबी है, प्रोग्रेस है, उस तक जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता।
इन दिस वे, मतलब कायद आज़म का कहने का है कि आप फिर ऐसी तरक्की करेंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, अगर आप इस तरह से मिलके रहेंगे। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट टू मच, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट, हमें अपना काम जो है उस जज्बे के साथ शुरू करना चाहिए। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज़ ऑफ द मेजॉरिटी एंड द मिनॉरिटी कम्युनिटीज़, द हिंदू कम्युनिटी and the Muslim community, because even as regards Muslim you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis. एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज़ ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब हमें इस तरह से काम शुरू करना है, अपने जज्बे के साथ काम शुरू करना है, और इसी टाइम में, मतलब ये जो टाइम आएगा साथ साथ टाइम में, ऑल दीज एंगुलरिटीज़, जितनी भी बहस है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑफ द मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी, जो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहस है उनकी, इन कम्युनिटीज़ की, कौन सी थी, मतलब एक हिंदू कम्युनिटी थी और एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, कुछ मेजॉरिटीज़ में थे और कुछ मिनॉरिटीज़ में थे। तो इनकी बात हो रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इनकी जो बहस है, बिकॉज इवन एज रिगार्ड्स मुस्लिम यू हैव पठान, अब जैसे मुसलमान हैं तो इनकी आपस में क्या बहस है कि पठान हैं, ये पंजाबी हैं, ये शियाज़ हैं, ये सुन्नीज़ हैं। तो इस तरह की मुसलमानों के जितने ये कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, एंड अमंग द हिंदूज़, और हिंदू में क्या है कि ये ज़ात पात का जो उनका है, ये ब्राह्मण्स हैं, ये खत्रीज़ हैं, ये बंगालीज़ हैं, ये मद्रासेस हैं, ये जितने भी उनके कम्युनिटीज़ हैं, इन सब के आपस में जो बहस है, एंड सो ऑन विल वैनिश, भाई ये सब जो है गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन डीड, बेशक, इफ़ यू आस्क मी, आप मुझसे पूछें, दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंडिया टू अटेन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। आप मुझसे पूछें, बेशक ये ही सबसे बड़ी रुकावट है। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, इन द वे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की यही सबसे बड़ी रुकावट है कि वो अभी तक अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंसी जो है हासिल नहीं कर सकी, यही सबसे बड़ी रुकावट है। वी वुड हैव बीन अ फ्री पीपल लॉन्ग अगो, हमें लोगों को बहुत पहले ही फ्री कर देना चाहिए था। नो पावर कैन होल्ड एनदर नेशन, कोई भी ऐसी ताकत जो है दूसरी कौम को नहीं रख सकती। मीन्स दो कौमें हैं, दो कौमों में मतलब हर किसी का अपना मज़हब है, तो हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो हमारी कौम में रहे या हमारे मज़हब में रहे। स्पेशली अ नेशन ऑफ 400 मिलियन सोल्स इन सब्जेक्शन, ख़ास तौर पर अगर एक अवाम में 400 मिलियन लोग रहते हैं, nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time. इतनी बड़ी आबादी को, मीन्स जो बरज़गीर की आबादी थी, उसको कोई ग़ुलाम बना के नहीं रख सकता। नो बडी कुड हैव कनकर्ड यू, कोई भी तुम्हें फ़तह ना कर सकता। एंड इवन इफ़ इट हैड हैपेंड, और अगर ये हो जाता, कुड नो बडी कुड हैव कंटिन्यूड इट्स होल्ड ऑन यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और कोई भी इस मतलब ये जो उनका होल्ड अगर होता, अगर ऐसा हो जाता, हैव कंटिन्यूड इट्स होल्ड, मतलब ये इतना लेंथ ऑफ टाइम, इतने वक्त के लिए वो आप पे ऐसा होल्ड नहीं रख सकते कि आपको ही बाउंड कर दिया जाए। बट फॉर दिस मीन्स इतने लंबे अरसे तक इतनी बड़ी नेशन को, अगर इंडिया की पार्टीशन ना होती, इतने बड़ी अवाम, इतने लोगों को कोई भी जो है अपने मतलब एक होल्ड में नहीं रखा जा सकता। मतलब ऐसा होता है, लोग सहते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लोग उठते हैं। जैसे कि इकबाल, उन्होंने अपनी पोइट्री से लोगों में शऊर डाला था, तो इसी तरह से होता है। तो वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा मुस्लिम इंडिया के कम्युनिटीज़ में जितने भी ना इनकी एंगुलरिटीज़ थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहस थे, ज़ात पात के रिगार्डिंग इनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, यही सबसे बड़ी रुकावट थी इनमें कि आज तक ये अपना फ्रीडम हासिल नहीं कर सके थे। इंडिया में उस वक्त ब्रिटिश इन पे रूल करता था और ये अपना फ्रीडम इन्हीं वजह से हासिल नहीं कर सके थे। तो उस पे इन्होंने कहा है कि इतने बड़े लोग इतनी बड़ी तादाद के लोगों को, इतनी बड़ी कौम को कोई भी इतने लंबे अरसे तक जो है अपना गुलाम नहीं कर सकता। फिर लोग उठते हैं और बोलते हैं। तो आप में पहले ही शऊर होना चाहिए। Therefore we must learn a lesson from this.
अगरचे हमें सबसे सबक हासिल करना चाहिए। यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, भाई इस नेशन में आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। मीन्स अब पाकिस्तान में जितने लोग हैं इसमें हिंदू भी थे, हर मज़हब के मुस्लिम्स आए थे उस वक्त जब पार्टीशन डिवीज़न हुई थी। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप फ्री हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप जो है आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप आज़ाद हैं आप मसाजिद में जाने के लिए। एंड और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, और जो भी आपकी इबादत गाह है तो आप आज़ाद हैं। इस पाकिस्तान की स्टेट में रहते हुए आप आज़ाद हैं कि आप अपने मज़हब को फॉलो करें। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करें, और कास्ट और क्रीड, किसी भी नस्ल ज़ात से बिलोंग करें। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, उसका इस स्टेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी ज़ात क्या है, पात क्या है, आप किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप इस स्टेट में आप फ्री हैं कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करें, आप अपनी वर्शिप प्लेसेस में जाएं। Now I think we should keep that in front of us as our ideal. अब मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को अपने सामने एज एन आइडियल रखना चाहिए। एंड यू विल फाइंड दैट, और आप ये जानेंगे, फाइंड करेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ हिंदूज़ वुड सीज टू बी हिंदूज़ एंड मुस्लिम वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, के हिंदू हिंदू ही रहे हैं एंड मुस्लिम्स जो हैं मुस्लिम्स रहे हैं। नॉट इन द रिलीजियस सेंस बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल, बट इन द पोलिटिकल सेंस एज सिटीजन ऑफ द स्टेट। नॉट इन द रिलीजियस सेंस, अब वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मजहबी तौर पे जो है वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ, क्योंकि ये जो है आपका ज़ाती फेथ है ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर बंदे का। बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, लेकिन अगर सियासी और रियासती तौर पे देखा जाए एज ए स्टेट, इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में किसी भी रियासत में ये चीज़ नहीं बाकी रहेगी कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। सो इस तरह से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेगा। ये हमें टाइम के साथ साथ इस चीज़ को हम देखेंगे। वेल जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अब वो यहाँ पे अपनी ये जो स्पीच है इसको इसकी कंक्लूड करते हुए कहते हैं, वेल जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अब मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहूँगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, और एक दफ़ा फिर आपका शुक्र अदा करता हूँ जो आपने इज़्ज़त मुझे दी है। आई शैल ऑलवेज़ बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, मैं हमेशा जो है इंसाफ के उसूलों पे चलूँगा। एंड फेयर प्ले विदाउट एनी, और जो है फेयर प्ले मतलब इंसाफ से ही रहूँगा। विदाउट एनी एज इन पुट इन द पोलिटिकल लैंग्वेज prejudice or ill will, in other words, or partiality or favoritism. मीन्स वो कहते हैं कि मैं हमेशा इंसाफ के उसूलों पे चलूँगा और एक फेयर मतलब इंसाफ से ही रहूँगा, विदाउट एनी एज इनपुट इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज, जैसे सियासी ज़बानों में प्रेजुडिस और इल विल मतलब उनके जो फेयर होती है, एक नेपोटिज्म जैसे वो यूज़ करते हैं और फेवरेटिज्म करते हैं, तो उसके बग़ैर मैं जो है इंसाफ का मुजाहरा करूँगा और अपने असूलों पर चलूँगा। माई गाइडिंग प्रिंसिपल्स विल बी जस्टिस एंड complete impartially, and I am sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. मेरे जो असूल हैं वो इंसाफ पे होंगे और मैं इस चीज़ पे यकीनी तौर पे मैं इस चीज़ को कहता हूँ, मैं यकीनन ये कहता हूँ with your support, आपके सपोर्ट और कॉपरेशन, आपके ताउन से I can look forward to Pakistan, मैं पाकिस्तान को देख सकूँगा becoming one of the greatest nation of the world, कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेशन कौमों में शामिल हो। So this is all about the Constitution Assembly of Pakistan and the speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Hopefully you have understand all this unit.